हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आज देखिए एक बार पुनः साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं आप सभी के बीच में। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही कम समय में 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बीच में जाने वाले हैं। आप सभी लोग इन प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा, ठीक है। चलिए पेश करते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि एक गिलास में अगर बर्फ का टुकड़ा ऐसे करके तैर रहा है और ये जब बर्फ पिघलेगी तो दोनों का द्रव्यमान तो सेम रहेगा। अगर द्रव्यमान समान है तो ये जब बर्फ का टुकड़ा जो है पिघलेगा तो ये गिलास में पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, अर्थात दोनों के द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है बढ़ेगा कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो हम लोग जानते हैं ये क्या होगा, उतना ही रहेगा। अर्थात इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग जल्दी से इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करिए। समय हमारे पास बहुत कम है, हम लोगों के पास समय बहुत कम है। जल्दी जल्दी से इन प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है। तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या अमोनिया होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नियान होता है। तो हम लोग जानते होंगे प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियान होती है। अर्थात इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक और अन्य प्यारे प्रश्न की तरफ। कह रहा है मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण हेतु डॉक्टर द्वारा इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इंडोस्कोप होता है क्या वो परावर्तन पर कार्य करता है, कि प्रकीर्णन पर कार्य करता है, कि अपवर्तन पर कार्य करता है। तो हम लोग जानते होंगे जो इंडोस्कोप होता है उसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करती है, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इस प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए इस प्यारे प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक अगले प्यारे प्रश्न की तरफ। ये है आपका चौथा प्रश्न, आप सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा है त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र जो है लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। क्या फोटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, या होलोग्राफी का उपयोग करते हैं, रेडियोग्राफी का उपयोग करते हैं, या निम्नलिखित में से कोई नहीं इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग जल्दी से बताइए। तो हम लोग जानते होंगे त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो होलोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप सभी के बीच में पांचवा प्रश्न पेश है। आप सभी लोग बहुत ही कम समय लेते हुए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जल्दी से जवाब आप छापते रहिए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी
के बाद मिल सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। तो हम लोग जानते होंगे पृथ्वी की सतह क्या होती है, वक्राकार होती है, अर्थात इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जो है आंसर करते रहिए, और बाद में आप ये भी बताइएगा कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया था। आप सभी लोग जल्दी से जवाब देते रहिए। और चलिए, इस प्यारे प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में पेश है। आप सभी लोग इसको आराम से पढ़िए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। कह रहा है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है क्या? जो है मांडुलन है, आयाम मांडुलन है, क्या आवृत्त मांडुलन है, या इसमें नाड़ी संकेत मांडुलम एक होता है, या काल विभाग बहुसंकेतन है। आप सभी लोग जल्दी से बताइए इसका कौन सा जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि दूरदर्शन के लिए प्रसारण में जब श्रव्य संकेत जो है आ जाएगा, श्रव्य संकेत, तो श्रव्य का मतलब होता है ये डिपेंड करता है किस पर? आवृत्ति पर डिपेंड करता है, अर्थात इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो आवृत्ति मांडुलम, अर्थात हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जितने लोग कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही कम समय लिया जा रहा है, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। कम समय में जो है जल्दी से 20 प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न क्या दर्शाता है? आप सभी लोग जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों में निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? क्या ताप के कारण, या इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण, या अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण, या इंफ्रारेड प्रकाश के कारण? तो आप सभी लोग जानते होंगे सूर्य ग्रहण हुआ, इसके दौरान वहाँ से सूर्य से अल्ट्रावायलेट प्रकाश निकलती हैं। अगर हम लोग जो है नंगी आँखों से उसको देखेंगे तो ये हमें क्या करेंगी? ये नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारी आंखों को क्षति पहुंचा सकती हैं। तो वो कौन सी किरणें होती हैं? वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है। इस प्यारे प्रश्न का जवाब जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए, एक प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच में पेश है। आप सभी लोग जल्दी से इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी को, उसके ताप को, उसकी ज्योति को, और उसकी सूर्य से दूरी को। आप सभी लोग बताइए, जल्दी से इस प्रश्न को पढ़िए। बहुत ही सरल प्रश्न है, देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले। कह रहा है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो हम लोग जानते हैं किसी तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उसके ताप को दर्शाता है। जितने लोग बी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप सभी के बीच में अगला प्रश्न पेश है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? क्या आयाम के द्वारा,
तरंग दैर्ध्य के द्वारा, तीव्रता से या वेग से। आप सभी लोग जानते होंगे सूर्य से निकलने वाली श्वेत प्रकाश की किरणों में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तरंग दैर्ध्य पर। हम लोग जानते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो जो है अर्थात प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य से। अर्थात 9 नंबर प्रश्न का जितने लोग बी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हमारे बीच में अगला प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न पेश है। चलिए देखते हैं इसका कौन सा जवाब होगा। कह रहा है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? क्या अपवर्तन होता है, या प्रकाशिकीय भ्रम होता है, या व्यतिकरण होता है, या वास्तविक आकृति होती है? अपवर्तन में आप सभी लोग जानते होंगे अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन में प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो जो क्षितिज की घटना घटित होती है वो किसके कारण घटित होती है? तो वो अपवर्तन के कारण ही घटित होती है। व्यतिकरण को आप सभी लोग जानते होंगे। व्यतिकरण में क्या होता है? दो समान आवृत्ति की समान प्रकाश एक ही साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में गमन होती हैं। वो दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम और किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम देखने को मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे यदि तेल के ऊपर जो है, यदि पानी के ऊपर हम लोग तेल को फेंक दें तो कहीं कहीं पर मुझे तीव्रता अधिकतम और कहीं कहीं पर तीव्रता न्यूनतम दिखाई पड़ता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण कहा जाता है। लेकिन 10 नंबर का जवाब कौन सा हो जाएगा? जितने लोग ए ऑप्शन करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछता है? कह रहा है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ वृक्षों द्वारा, कवक के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद के द्वारा। आप सभी लोग बताइए इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? हम लोग जानते हैं प्रकाश के संश्लेषण में जो है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। किसके द्वारा किया जाता है? तो कुछ है तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? जितने लोग सी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही कम समय लिया जा रहा है, इसलिए आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप सभी के बीच में 12वां नंबर प्रश्न पेश है। आप सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करिए। कह रहा है जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से प्रकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखाई पड़ता है? जब ये चर्चा की जाए कि अत्यधिक ऊंचाई से, या इसमें कभी कभी प्रश्न बनता है जो है, कभी कभी प्रश्न बनता है चंद्रमा से देखा जाए। जब हम लोग चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा से देखने से कैसे दिखाई पड़ता है? तो चंद्रमा से देखने पर हमें आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता है। जब हम लोग अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो जब अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है उससे जब हम ऊपर जाके देखते हैं तो हमें क्या, हमें आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता है। तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जितने लोग बी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप सभी के बीच में अगला प्रश्न पेश है। आप सभी लोग जल्दी से इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दीजिए।
कह रहा है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित होती है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर। आप सभी लोग बताइए इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो हम लोग जानते होंगे प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित किस पर होती है, तो डॉपलर प्रभाव पर। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जितने लोग ए ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। चलिए आप सभी के बीच में अगला प्रश्न पेश है, आप सभी लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा है धूप से बचने के लिए छाते में रंग जो है संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है। ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला, मात्र उजला। आप सभी लोग बताइए इसमें क्या होगा। धूप से बचने के लिए तो हम लोग जानते होंगे कि धूप से बचने के लिए पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि धूप से बचने के लिए हमें गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, सफ़ेद कपड़े। तो एक तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ऊपर जो है धूप से वही छाता मुझे बचा सकता है जो ऊपर से कैसा हो, उजला हो, और नीचे से ब्लैक रहेगा तो ग्राउंड उसका ब्लैक रहेगा। तो यहाँ से हमें जो है बचने के लिए धूप से अच्छे से बचा जा सकता है तो ऊपर उजला होना चाहिए। और इसमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ऊपर से उजला कौन सा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊपर से उजला और नीचे से क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। तो 14 नंबर प्रश्न का जवाब बी ऑप्शन जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब शेविंग कराने जाते हैं ऐसे दो समतल दर्पण लगे होते हैं, यहाँ बीच में आपकी कुर्सी लगी होती है जिस पे आप प्यार से बैठते हो, और एक समतल दर्पण सामने की ओर लगा होता है और एक समतल दर्पण पीछे की साइड में लगा होता है। तो आपके कितने प्रतिबिंब आपको देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे जितनी बार जितनी दूरी पे आप देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कई रूप में क्या 2 बार देखने को मिलेगा, 4 बार, 8 बार या अनंत बार। तो हम लोग जानते होंगे कि अगर दोनों तरफ समतल दर्पण को रख दिया जाए और बीच में कोई भी बिंदु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। चलिए आप सभी के बीच में अगला प्रश्न पेश है, आप सभी लोग जल्दी से बताइए। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है द्विफोक्सी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। तो हम लोग जानते होंगे कि अगर जल के अंदर जो है जल के अंदर वायु का बुलबुला हो तो वायु का बुलबुला होगा तो वहाँ से अगर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। जल के अंदर अगर वायु का क्या हो, बुलबुला हो, अगर उसके अंदर प्रकाश की किरणों को आप जब जो है प्रवेश कराएंगे तो प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और प्रकाश की किरणों को फैला देना ये अपसारी लेंस का जो है अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करेगा, और जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है वो अभिसारी लेंस कहलाता है। तो ये जो है बुलबुला किसकी तरह कार्य करेगा, अपसारी लेंस जैसा कार्य करेगा। अर्थात इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। बहुत ही सरल प्रश्न आप सभी के बीच में पेश है। कह रहा है मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या मानी जाती है। तो हम लोग जानते हैं
कि सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। अगर इसमें कहेगा अधिकतम दूरी क्या होगी, तो अधिकतम के लिए हम लोग क्या जवाब देंगे? तो अधिकतम के लिए हम लोग अनंत जवाब देंगे, अर्थात इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट। अधिकतम दूरी क्या होगी इसकी? तो अधिकतम दूरी अनंत हो जाएगी। तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जितने लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप सभी के बीच में पेश है। कह रहा धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? अब देखिए भैया, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? क्या 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 0 डायोप्टर? तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो कहते हैं फैशन के लिए धूप में जो है चश्मा लगा लीजिए। तो कहते हैं भैया ये 0 पावर का है, इसमें कोई पावर, इसमें लेंस नहीं पड़ा है। जब लेंस ही नहीं पड़ा है तो क्या होगा? 0 डायोप्टर का होगा। जितने लोग ए ऑप्शन जो है आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो 0 डायोप्टर होती है, अर्थात कोई डायोप्टर नहीं होता, कोई लेंस उसमें नहीं पड़ा होता। केवल फैशन के लिए, धूल और धूप से बचने के लिए लोग फैशन में लगाते हैं। तो धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? 0 डायोप्टर। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद आप सभी के बीच में अगला प्रश्न पेश है। कह रहा आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? देखिए आँख की रेटिना क्या होती है, पहले इसको आराम से समझते हैं। हम लोग जानते हैं यदि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना है तो आँख में वो बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। अगर रेटिना के पहले उसका प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना के पहले उसका प्रतिबिंब बन जाता है तो वो निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। और रेटिना के पीछे यदि उसका प्रतिबिंब बन जाता है तो वो दूर दृष्टि होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। अब ये कह रहा है जो है रेटिना की परंपरागत कैमरे से निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो उसकी तुलना फिल्म से की जा सकती है। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आपके बीच में अगला प्रश्न पेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या है ये? कह रहा है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। बहुत सही, यही इसका कारण होता है। अर्थात ठंडे प्रदेशों में हम लोग ध्यान से देखिए, जो पारे का यूज हम लोग टेम्परेचर के लिए करते हैं, तो ये जो है अल्कोहल का द्रवांक जो है निम्नतर होता है, इसी के लिए वहाँ पे अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जो ए ऑप्शन आंसर करेंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? क्या एथेनॉल उपयुक्त किया जाता है, या एथीन जो है ग्लाइकाल होता है, या मेथेनॉल होता है, या प्रोपिल अल्कोहल होता है? तो हम लोग जानते हैं स्वचालित जो ईंधन होते हैं उसमें हिमरोधी के रूप में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आज के लिए अंतिम प्रश्न आपको जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है। आप सभी लोग जानते होंगे रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है। तो हम लोग जानते होंगे रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज होता है। कह रहा है
थर्मोस्टेट का कार्य कौन करता है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना, गलनांक को घटाना। आप सभी लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सुंदर सुंदर जवाब छाप दीजिएगा। बस आज के लिए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आप सभी को सदा प्रसन्न रखें। वंदे मातरम।